अवंतिका और शशि को जैसे ही गार्ड की आवाज सुनाई दी, वो दोनों सकते में आ गई। तभी अवंतिका ने जोर से शशि को एक तरफ खींचा। भाग! अवंतिका को कहते ही वो गार्ड के आने से पहले ही वहां से रफू चक्कर हो गई। कुछ देर बाद उस गार्ड ने वहां आकर चेक किया तो उसे वहां कोई नहीं मिला। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे दुपट्टे जैसा कुछ दिखा तो था, पर गार्ड ने गेट से बाहर आकर भी देखा, लेकिन अवंतिका और शशि पहले ही वहां से निकल चुकी थी, जिस वजह से उसे कुछ पता नहीं चला। जहां एक तरफ शशि का राजवीर को देखने का अरमान अधूरे ही रह गए, वहीं दूसरी तरफ आरोही खेत में काम कर रहे लोगों से रास्ता पूछकर राजवीर के पास आ गई थी। राजवीर ने उसके आते ही बाइक स्टार्ट कर ली। उसने आरोही को बैठने के लिए इशारा किया, लेकिन आरोही उसे शक की नजरों से घूर रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रही हो? राजवीर सच बताओ, तुम पापा के साथ यहाँ आ चुके हो ना? ये कैसा सवाल है? मैं तुम्हारे पापा के साथ इधर क्या करने आऊंगा, और तुम ये पूछ क्यों रही हो? जब तुम इधर आई ही नहीं हो तो तुम्हें ये कैसे पता कि वीरमपुर का रास्ता यही है? इवन मैं जो बचपन में यहाँ आई भी हूँ, मुझे भी याद नहीं था। फिर तुमने इसी रास्ते पर बाइक क्यों घुमाई, दूसरे रास्ते पर क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। आप बैठो। यू? राजवीर की बात पर आरोही चिढ़ गई। उसे पता नहीं क्यों राजवीर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अब भी उसे लगातार घूरे जा रही थी। अरे अब आंखों से ही जला दोगी क्या? एक्चुअली तुमने तो बोला था ना कि वो गांव ईस्ट में पड़ता है, और वो तुम्हारे दादाजी सूरज पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, तो ईस्ट किधर हुआ? सामने। इसलिए वो रोड तो हो ही नहीं सकता था। अब इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या मुझ में? चलो। राजवीर ने जैसे ही एक्सप्लेन किया, आरोही चुपचाप उसके साथ बैठ गई। इस दौरान भले ही राजवीर ने ये बात कह दी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसने इस तरह बिल्कुल भी पता नहीं लगाया था कि सामने का रास्ता ही वीरमपुर जाएगा। वो तो उसके दिमाग के द्वारा दिखाए हुए विजुअल्स का ही कमाल था, जो उसने बाइक को उस रास्ते की तरफ मोड़ दिया था। उसके दिमाग में अब भी यही सवाल था कि आखिर उसके साथ जो ये होता है उसकी वजह क्या है। तूने तो आज सच में मरवा ही दिया था। इधर अवंतिका और शशि दोनों ही दूसरी गली से भागकर अब अपने घर की तरफ जा रही थी। मैंने मरवा दिया, अरे तेरी वजह से गेट इतनी जोर से बचा था जिससे उसे पता चला और बोल मुझे रही है, पर गए तो तेरी वजह से ही थे ना। देख अब तो मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं आने वाली। आज अगर उन लोगों को पता चलता तो भले वो लोग हमसे कुछ ना कहते, लेकिन घर में तो शिकायत जरूर जाती, और फिर जो झाड़ू पड़ती ना मां से, ना मुझे नहीं खानी है। अच्छा, और जो तूने मार खाने वाला काम किया है उसका क्या? क्या उसका? मैं कौन सी गई थी? लेकिन तू तो याद खींच लाई मुझे। ऐसा भी क्या चस्का चढ़ा है तुझे उसको देखने का? हाँ, क्या नाम था उसका? राजवीर। वो तुम जैसे पत्थर दिल नहीं समझेंगे। शशि ने मुंह बनाया। अब तू चुप कर जा और दोबारा नाम मत लेना यहाँ आने का, वरना मैं खुद तेरी शिकायत कर दूंगी। ठीक है, पर यार एक चीज का अफसोस हो रहा है। शशि ने मायूसी के साथ कहा तो अवंतिका उसे घूरने लगी। हाँ तो इतना सब तो हो ही गया था, तो राजवीर भी दिख जाता एक बार, लेकिन वही नहीं दिखा। ओले ओले ओले, सारे अरमान बिखर गए। कोई नहीं, तो अब उन्हें समेट कर डस्टबिन में डाल देना, ठीक है? क्योंकि तेरी इन बकवास चीजों में मैं अब बिल्कुल साथ नहीं देने वाली। कितनी बेकार दोस्त है तू। बहुत ज्यादा। अवंतिका ने उसे गुस्से से देखकर कहा था। हालांकि वो भले ही शशि पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो खुद भी राजवीर को एक बार देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। आखिरकार वो लोग जब से गांव आए थे, हर कोई उसी की चर्चा जो कर रहा था। लोगों के लिए वो एक हीरो के जैसा ही था। बस यही वजह थी कि उसके मन में भी उसे जानने की इच्छा कहीं न कहीं तो थी ही। शाम ढल चुकी थी, अब अंधेरा भी धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। हल्की हल्की हवा बह रही थी। राजवीर और आरोही अभी वापस ही लौट रहे थे। अचानक ही आरोही धीरे से बाइक पर और आगे खिसकी और उसने पीछे से राजवीर को हक कर लिया। इस दौरान आरोही ने अपनी ठुड्डी राजवीर के कंधे पर रख दी और बाइक के मिरर में उसका चेहरा देखने लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कहते हुए उसने अपनी बाहों का कसाव राजवीर के सीने पर और बढ़ा दिया। राजवीर उसकी हालत समझ पा रहा था। कुछ देर तक राजवीर ने बाइक को ऐसे ही चलाया, तभी आरोही ने बाइक को रुकवाया। एक मिनट, बाइक रोको जरा। राजवीर ने एक साइड बाइक रोकी और फिर आरोही की तरफ घूम गया। क्या हुआ अचानक? देखो मौसम कितना अच्छा है, तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ी देर रुककर ये पल एंजॉय करना चाहिए? आरोही की बात पर राजवीर भी मुस्कुराते हुए आसपास देखने लगा। बड़े दिन बाद आज वो भी इतना अच्छा महसूस कर रहा था। अगले ही पल आरोही ने उसके कंधे पर सिर टिका दिया। वीर, क्या हम सच में रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे ना? आरोही के शब्दों में दर्द छिपा हुआ था। आखिर होता भी क्यों ना? पिछले न जाने कितने ही दिनों से आरोही राजवीर के साथ अपने रिश्ते को फिजिकल भी आगे बढ़ाना चाहती थी। वो अपनी मोहब्बत उस पर लुटा देना चाहती थी, लेकिन हर बार राजवीर के करीब जाने की उसकी कोशिश नाकाम हो गई थी। उस बुरी आत्मा ने उसे राजवीर से दूर रहने के लिए बोला था। वो ये भी अच्छे से जानती थी कि वो बुरी आत्मा कोई और नहीं, कल्कि ही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कल्कि के शांत हो जाने के चलते उसे ऐसा लगने लगा था जैसे पहले न सही, लेकिन अब वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन इसको लेकर भी उसके मन में कई सारे डाउट्स थे। क्या हुआ वीर, तुमने जवाब नहीं दिया? क्या हम सच में आगे बढ़ सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगा? ऐसे क्यों कह रही हो तुम? राजवीर ने तुरंत उसका चेहरा अपने सामने कर लिया। तुम इसकी वजह जानते हो वीर, वो गलती हमारे रिश्ते के पीछे जो पड़ी है। आरू, ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता और ना मैं आने दूंगा, फिर चाहे वो कल की क्यों ना हो। लेकिन तुम कहाँ कुछ कर पाते हो, वो तुम्हें भी मजबूर कर देती है। आरोही को यूं परेशान देखकर राजवीर ने उसे अपने थोड़ा और करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। यूं उसे अपने करीब खींचने से आरोही की सांसें एकदम से तेज होने लगी थीं। अगर ऐसा है तो आज मैं देखता हूँ कि वो मुझे रोक पाती है या नहीं। नहीं वीर, वीर क्या नहीं? आई हैव अ सेक्सी गर्लफ्रेंड, ऊपर से ये बेईमान मौसम, फिर बहकने के लिए भला क्या चाहिए? ऐसे में अगर वैसा कुछ ना करो तो इस मौसम को भी बुरा लग जाएगा। राजवीर कुछ मत बोलो। राजवीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। अगले ही पल वो आगे बढ़ा और आरोही के होठों पर अपने होंठ रख दिए। आरोही उसे रोकना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि वो लोग घर से बाहर है और ऐसे में कहीं उनके इस कदम का कोई गलत असर ना हो, पर राजवीर को देखकर लग नहीं रहा था। आज वो रुकने वाला नहीं था। उसने आरोही के होठों से अपने होठों को दूर किया और अगले ही पल वो उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा कि तभी क्या राजवीर का ये कदम उन दोनों के लिए नई परेशानी खड़ी करेगा? जानने के लिए अगला एपिसोड सुनें। राजवीर आरोही को बड़ी शिद्दत से चूम रहा था। अगले ही पल आरोही की आंखें बंद पड़ गईं और वो भी राजवीर का साथ देने लगी। उसका सारा डर राजवीर की मोहब्बत के आगे गायब हो चुका था। कुछ देर तक उसे किस करते रहने के बाद वो उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। आरोही की सांसें उखड़ रही थी। उसकी उंगलियां राजवीर के कंधे में गड़ रही थी, लेकिन इस वक्त उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वो उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था। कहीं दूसरी तरफ अब सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। वो दोनों एक दूसरे को बिना किसी परवाह के चूमने लगे। वहीं दूसरी तरफ हवेली में सब लोग काफी टेंशन में थे। आखिर क्या हुआ है? इतना अंधेरा हो गया और वो दोनों अभी तक घर ही नहीं आए हैं। अरे सहल जी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। बच्चे हैं, अब साथ में हैं तो हो गई देर। आप चिंता मत कीजिए, आ ही रहे होंगे। राजवीर के डैड ने उन्हें समझाया तो वो कुछ कह नहीं पाई। आखिर वो लोग उन्हें क्या बताते कि गांव में कौन सी मुसीबत उनके पीछे पड़ी हुई है। यही वजह थी कि सहल कंवर और उनके परिवार को राजवीर और आरोही को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वो ताई जी को इसलिए टेंशन हो रही है कि वो लोग अच्छे से रास्ता नहीं जानते। अगर कहीं सच में बाइक बंद पड़ गई होगी तो उन्हें काफी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए विद्या जी, आप एक बार उन्हें फिर से फोन कीजिए। जी करती हूँ। विद्या जी ने राजवीर और आरोही दोनों के फोन ट्राई कर लिए, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। ये देखकर विद्या जी भी थोड़ा चिंतित हो गई। आप सही कह रही हैं सहल जी, पता नहीं अब इन लोगों को कॉल क्यों नहीं लग रही। जाने आसपास कोई मैकेनिक वगैरह मिलेगा भी या नहीं। मुझे लगता है कि हमें किसी को देखने के लिए भेज देना चाहिए। जाने बच्चे कहाँ परेशान हो रहे होंगे। सहल कंवर ने सूरज भान सिंह की तरफ परेशान निगाहों से देखा। अरे आप लोग सच में ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अभी तो शाम हुई है, इतनी भी देर नहीं हुई है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आ जाएंगे वो लोग। जी सही कह रहे हैं आप।
यानी प्रजी की बात पर सूरज भान ने हल्की से सिर हिला दिया। वो लोग चाहकर भी इस वक्त हड़बड़ी नहीं दिखा सकते थे, वरना जो बात राजवीर के मॉम डैड से छिपाई गई थी वो बाहर आ जाती। लेकिन मन ही मन वो सब बहुत टेंशन में थे और भगवान से बस दोनों के सेफ होने के लिए प्रे कर रहे थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि दूसरी तरफ राजवीर और आरोही ने नजदीक आने का फैसला लेकर खतरे को और बढ़ा लिया है। आरू, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। राजवीर उसे पैशनेटली चूम रहा था। अगले ही पल राजवीर ने आरोही की कमर को कसकर पकड़ा और अपने और करीब खींच लिया। फिर उसके बाद राजवीर ने आरोही के कंधे को चूमा और उसे गोद में उठाकर बाइक पर बिठा दिया। आरोही ने अपने पैर उसकी कमर के चारों तरफ लपेट दिए। जैसे ही राजवीर उसके होंठों को छोड़कर गर्दन की तरफ बढ़ा, आरोही ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी उंगलियां भी राजवीर के कंधे में गड़ गई थीं, लेकिन उसे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। आरोही के मुंह से निकलती सिसकारियां राजवीर के कानों में घुलकर उसे और ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। ओह राजवीर, किस मी हार्ड। आरोही पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गई थी। उसे कल की या किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। अगले ही पल जैसे ही राजवीर का हाथ रेंगते हुए उसके सीने पर पहुंचा, तभी उसे जैसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे ये सब पहले भी हुआ है, लेकिन आरोही का टच एकदम से उसे बिल्कुल अनजाना सा लगा। उसने झटके से अपना हाथ हटा लिया और फिर खुद भी उससे अलग हो गया। क्या हुआ, रुक क्यों गए? कुछ नहीं, वो अंधेरा काफी हो गया आरू, तो ऐसे में बाहर रहना सही नहीं है। चलो घर चलते हैं। उसने ये कहते हुए आरोही का माथा चूमा, मगर आरोही का मन अब उसे छोड़ने का नहीं था। हम कुछ देर बाद भी जा सकते हैं वीर। आई नो, लेकिन ऐसे यहाँ ये सब करना सही नहीं होगा। कोई भी आ सकता है। चलो चलते हैं। राजवीर ने उसे गोद में लेकर नीचे उतारा। इस दौरान वो आरोही को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना चाहता था कि असलियत में उसने उसको खुद से अलग क्यों कर दिया है। आखिरकार उसने बाइक स्टार्ट की और हवेली की तरफ निकल गए। अवंतिका, खाना खाने आ जाओ बेटा। इधर जब अवंतिका को उसकी मां ने खाना खाने के लिए आवाज लगाई तो वो तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आई। उसने बाहर देखा कि उसके बाबा भी खाना खाने के लिए बैठ गए थे। वो जल्दी से अपने बाबा की तरफ गई और अपनी बाहों को उनकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। वो किसी बच्चे की तरह उनकी पीठ पर झुक गई। बाबा, आप कब आए? कुछ देर पहले ही। अवंतिका की ये हरकत मानो उसके बाबा को कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्होंने झट से उसका हाथ झटका तो उसे बड़ा अजीब लगा। क्या हुआ बाबा, आप इतने दुखी क्यों हैं? अरे वो क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ तुझे। चल पहले बैठ जा, खाना भी खा ले साथ में। जहाँ एक तरफ अवंतिका के बाबा कुछ परेशान लग रहे थे, वहीं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यही वजह थी कि अवंतिका को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप अपने बाबा जीवन राम के बगल में बैठ गई। वो आज तेरे मामा का फोन आया था। तो क्या? वो बता रहे थे कि उनकी नजर में एक लड़का है। तेरी शादी की बात चलाने के लिए पूछ रहे थे, लेकिन तेरे बाबा तब से दुखी होकर बैठे हैं कि एक ही बेटी है और वो भी चली जाएगी। हाँ तो सही बात है ना, इतनी जल्दी क्या है? आपको पता है ना कि मैं आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, आपको खुश देखना चाहती हूँ। यूं परेशान नहीं, इसलिए जॉब लग जाएगी तब शादी भी कर लूंगी। पर तेरी नौकरी का भी क्या भरोसा, क्या मालूम कितना वक्त लगे। मगर सही समय पर तेरा ब्याह नहीं हुआ तो फिर आगे तो दिक्कत होगी ना। और वैसे भी अब हमारे पास तो इतना कुछ है ही नहीं, तो तेरी शादी तेरे मामा ही करवाएंगे। इसलिए उनकी बात भी तो नहीं टाल सकते। अपनी माँ की बात सुन अचानक से अवंतिका भड़क उठी। ये क्या बात हुई माँ? मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अगर उन्हें इतनी जल्दी है तो बोल दो कि अपनी बेटी की कर दे। छोरी तू पागल हो गई है, ऐसे कैसे बोल दूं? नाराज हो गए तो कौन हमारी मदद करेगा? आखिर कुछ दहेज भी तो देना पड़ता है ना, कहाँ से लाएंगे फिर? माँ, अभी भी दुनिया में ऐसे लड़के हैं जिन्हें दहेज नहीं सिर्फ लड़की चाहिए होती है। मुझे भी कोई मिल ही जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा लड़का ऐसे ही नहीं मिल जाता है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, वरना तो जुआरी और शराबी ही मिलते हैं। तू चाहती है तेरी भी शादी ऐसे लड़के से हो? वसुधा, ये क्या कह रही हो तुम? तो और क्या कहूँ, आप भी जानते हो कि इस दुनिया की सच्चाई यही है। देखो माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, ना तो मुझे किसी शराबी जुआरी से शादी करनी है और ना ही दहेज मांगने वाले ऐसे लड़कों से। इसलिए मामा से बोल दो कि वो मेरी शादी की टेंशन ना ले, मैं अपना देख लूंगी। छोरी, तेरा किसी लड़के से कोई चक्कर वक्कर है क्या जो इस तरह की बातें कर रही है तू? माँ, यूं क्या बोल रही हो आप? मुझे ना कोई बात ही नहीं करनी आपसे। ये कहते हुए वो गुस्से से खड़ी हो गई। मुझे ना कोई मतलब ही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, लेकिन आगे से मेरे सामने शादी की बात मत करना। ये कहकर वो पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। उसे इस तरह नाराज होते देख उसकी माँ को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पीछे से उसे आवाज लगाई। अरे मेरा वो मतलब नहीं था बेटा। अच्छा खाना तो खा ले, आप खा लो, मेरा मूड नहीं है। उसने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इधर जीवन ने गुस्से से वसुधा की तरफ घूरा। क्या जरूरत थी उसे ऐसे बकवास करने की? मैं तो बस यही चाहती थी कि वो अपनी शादी को लेकर थोड़ा ध्यान दे। वैसे भी कौन सा हम उसे आज ही ब्याह जाने जा रहे हैं, देखेगी तभी तो पता चलेगा कि लड़का अच्छा है कि नहीं। लेकिन इस लड़की को तो कुछ सुनना ही कहाँ है। फिर भी ये क्या बात होती है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या? अब आप भी बेवजह शुरू ना हो जाओ। ये बात तो मैंने इसलिए कही कि उसको कहीं बुरा लगेगा तो गुस्से में शादी के लिए हाँ कह देगी, लेकिन आप और आपकी बेटी किसी काम के नहीं हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अवंतिका के बाबा भी गुस्से में थे। हालांकि कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये सवाल जरूर कौन रहा था कि वो अवंतिका के मामा को क्या जवाब देंगे। अगर उनके मना कर देने से अवंतिका के मामा नाराज हो गए तो फिर क्या वो अवंतिका की शादी में उनकी मदद करेंगे? हवेली में आज माहौल काफी खुशनुमा हो रखा था। राजवीर और आरोही बैठे खाना खा रहे थे। वो लोग वक्त रहते ही हवेली आ गए थे, जिसके बाद आज सूरज भान सिंह ने अघोरी को भी खाने के लिए बुला लिया था। घर के बाकी के लोग खाना खा चुके थे, लेकिन देर से आने के चलते राजवीर और आरोही ही डिनर नहीं कर पाए थे। रूपा इस दौरान उन्हें खाना परोस रही थी। तो आज तुम लोगों को अच्छा लगा? रूपा ने मुस्कुराते हुए पूछा तो आरोही ने धीरे से सिर हिला दिया। वो तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। आप ही ना भाभी। आरोही शर्मा गई। उसकी आंखों के सामने वो पूरा सीन घूम गया था जो आज उसके और राजवीर के बीच हुआ था। वो लोग उसी आत्मा की वजह से कभी किस तक नहीं कर पाते थे और आज पहली बार वो लोग इतने करीब आ पाए थे। उसने कंखियों से राजवीर की तरफ देखा, लेकिन उसका ध्यान खाने पर ही था। आरोही ने राजवीर को कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा था, लेकिन आज उसका एक अलग ही अंदाज उसे देखने को मिला था। यही वजह थी कि वो सब याद करके उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही थी। इधर विद्या जी अपने हस्बैंड के साथ गेस्ट रूम में थी। वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो ठीक है, मैं जरा सूरज भान सिंह जी से ये सारी बातें कर लेती हूँ। ठीक है। विद्या जी ने अपने कमरे से ठाकुर सूरज भान सिंह की बातें करने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ी। इधर दूसरी तरफ ठाकुर सूरज भान सिंह अघोरी बाबा से बात कर रहा था। वो काफी परेशान लग रहा था। अघोरी बाबा, हमने राजवीर और उसके माँ बाप को तो चलो अभी रोक लिया है, लेकिन उनके यहाँ रहते हुए तो हम कुछ और नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो तुम। राजवीर अपने माँ बाप के सामने तो किसी भी योजना में साथ नहीं दे पाएगा। वही तो, और भले ही हम आरोही की सगाई उससे करवा रहे हैं, लेकिन आप भूलना मत, हमारा असली मकसद कल्कि को खत्म करना है, राजवीर को अपना दामाद बनाना नहीं। मैं सब जानता हूँ और वही सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जल्दी सोचिए, हमें जल्द से जल्द कल्कि के लिए कोई योजना बनानी होगी। कौन कल्कि और कैसी योजना? अचानक ही उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। उनका ध्यान कमरे के दरवाजे पर गया, जिसे उन्होंने गलती से खुला ही छोड़ दिया था। वहाँ राजवीर की मॉम खड़ी उन दोनों की तरफ देख रही थी। उन्हें वहाँ देखकर सूरज भान सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो अपनी सफाई में क्या कहे। क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हो गए? बताइए ना, किस कल्कि के बारे में बात कर रहे थे? मैं कल्कि नहीं, ठाकुर ये बोल रहे थे कि कल यानी आने वाले कल की क्या योजना है। तभी अघोरी ने बात संभालते हुए जवाब दिया तो ठाकुर को राहत की सांस मिली। हाँ जी, हम वही बात कर रहे थे। दरअसल राजवीर के साथ इतनी परेशानियां हैं, मैं कोई भी काम बिना अघोरी बाबा से पूछे नहीं करना चाहता। इसीलिए पूछ रहा था कि कल की क्या योजना रहेगी। वो मैं चाहता था कि कल ही बच्चे शहर चले जाए और जो भी खरीदारी करनी है वो कर ले। ओह अच्छा, एक्चुअली मैं भी इसी सिलसिले में आपसे बात करने आई थी। आई मीन शॉपिंग से रिलेटेड। अच्छा बताइए। जी दरअसल आप तो जानते ही हैं कि हमारा यहाँ आने का कोई प्लान तो था नहीं, इसलिए हमने कोई तैयारी भी नहीं की थी। अब अचानक से सगाई जैसा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहा है तो काफी चीजें हमें भी अरेंज करनी होंगी। बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए।
राजवीर और आरोही तो कल जा ही रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि आप सभी लोग शहर चले जाओ और आप लोगों को जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है कर लेना। हाँ ये ठीक रहेगा। जी, और कुछ? नहीं बस यही बात करनी थी। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। विद्या जी वापस उनके कमरे से बाहर चली गई। उनके बाहर जाते ही ठाकुर ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर कल्की को लेकर योजना बनाने लग गए। वो अच्छे से जानते थे कि ये एक दिन उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कल्की शांत थी और इसका वो फायदा उठाकर एक अच्छी योजना बना सकते थे। अगले दिन सुबह जल्दी ही सब चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए। उन्हें शाम तक लगभग सभी शॉपिंग करनी थी। इधर जैसे ही शाम के करीब 4 बजे अवंतिका अपनी मां की नजरों से बचकर अपने खेत में आ गई, जहां हमेशा की तरह आज भी उसके बगल में गौरी बैठी हुई थी। क्या हुआ? उस दिन मुझे मुस्कुराने की सलाह दे रही थी और आज आप खुद उदास हैं। उदास तो आप भी हैं और उस दिन से ज्यादा ही लग रही हैं। आप बताइए क्या हुआ? अवंतिका उसके चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। गौरी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। मेरी उदासी का कारण तो आपको पता ही है। फिर भी आज इतना उदास क्यों है? आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? I mean, कोई झगड़ा? नहीं, हमारे बीच झगड़ा होता ही नहीं है। हम तो बस अनजानों की तरह ही हो गए हैं। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने साथी की सच्चाई जानते हैं, आपको मालूम होता है कि वो किसी और के साथ है। यहाँ तक कि जब कुछ भी आपके वश में नहीं रहता तो आप खुद को किसी तरह समझा भी लेते हैं जिससे आपको कम दुख हो। लेकिन जब आप अपनी आंखों से उसे किसी और के करीब देखते हैं तो भीतर सब बिखर जाता है। आप उन्हें अलग करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं रहती कि आप ऐसा कर पाए, क्योंकि आपको पता होता है कि आप उसे भले ही ऐसे अलग कर दो, लेकिन उसे मन से अलग नहीं कर सकते। तब आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उस एक शख्स के आगे हम बेबस हो जाते हैं। ये बोलते हुए गौरी की आंखें भर आईं। उसने जल्दी जल्दी पलकें झपकाकर अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, जिससे उसकी नाक लाल हो गई। उसके हाथों में ओढ़नी बुरी तरह से भिंच गई थी। अवंतिका को उसकी हालत देखकर बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने हौले से गौरी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे सहलाने लगी। आप ऐसे कमजोर ना पड़ो। मैंने कहा था ना आपसे कि उस इंसान के लिए रोना बेकार है जिसे आपके प्यार की और इन आंसू की कोई कदर ना हो। मुझे पता है आपके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन आप खुद को संभालने की कोशिश तो कीजिए। उसकी बात पर गौरी ने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। शुक्रिया, वैसे आप मेरा छोड़िए, क्योंकि मेरी परेशानी का तो कोई हल ही नहीं है। चाहे मैं उनसे दूर रहूं या आसपास, तकलीफ तो बराबर ही होनी है। इसलिए आप अपना बताइए कि क्यों परेशान है। शायद आपकी परेशानी का ही कोई हल मिल जाए। गौरी ने बेहद अपनेपन से पूछा तो अवंतिका ने उसे अपने रिश्ते से जुड़ी पूरी बात बता दी। ओह, तो ये बात है। आपका फैसला वैसे सही है। आपको अपने पैरों पर खड़े होना ही चाहिए, तभी किसी अच्छे लड़के से शादी करनी चाहिए। वही तो, पर क्या सच में ऐसे लड़के नहीं होते जो मुझे मेरी क्वालिटीज मतलब मेरे गुणों से मुझे अपनाए, ना कि मेरे घर की माली हालत देखकर? होते क्यों नहीं है, और मुझे यकीन है कि आपको भी ऐसा ही कोई बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन अभी तो आपको सिर्फ अपनी और अपने परिवार की जिंदगी अच्छी करने पर ध्यान देना चाहिए। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या। अवंतिका परेशान हो गई थी। वहीं गौरी भी सोच में पड़ गई। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। आपने बताया कि ये आपका खेत है। हाँ तो अरे तो क्या आप लोग इस खेत में फसल क्यों नहीं उगाते? इससे ज्यादा ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत मदद तो हो ही जाएगी। मैंने आपको ये भी बताया है कि ये खेत हम लोग उस कल्की की वजह से नहीं बो रहे। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं और वो हमें कोई नुकसान पहुंचा दे तो? पर वो ऐसे बेवजह ही क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? और एक बात बताइए, आप क्या आप आज यहाँ दूसरी बार आई हैं और मैं तो उससे पहले भी आती थी। हमें तो उस कल्की ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? बात तो सही है, लेकिन क्या? देखिए, मेरा तो मानना है कि कोई भी बुरी शक्ति आपको बेवजह ही नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके पास कोई वजह तो होनी चाहिए। ऐसी चीजों का कोई एक उद्देश्य तो रहता ही है ना। सही कह रही हो आप, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका उद्देश्य क्या है। पिछले लगभग 30 सालों से इधर के खेत ऐसे ही खाली पड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार भी होगा। कोई और ना सही, पर आपके बाबा को तो आप बना ही सकती है ना। हाँ, अगर आपको लगता है कि कल की कुछ कर देगी तो आप सिर्फ दिन में ही काम करना, सूर्यास्त से पहले ही घर चले जाना। अब ऐसा तो नहीं है कि कल की रात में ही सारी फसल खा जाएगी। उसने जैसे ही कहा तो अवंतिका ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर क्या जो गौरी बोल रही है वैसा हो भी सकता है। गौरी की बात सुनकर अवंतिका सोचने पर मजबूर हो गई। क्या हुआ? आपने जवाब नहीं दिया? हाँ, लेकिन खतरा तो कम नहीं है ना कल्की का। खतरा? कैसा खतरा? ये तो आप भी जानते हैं कि दिन में काम करने पर तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने ही बताया था ना कि कल की रात के अंधेरे में ही लोगों को मारती है। आपकी बात में दम तो है, पर कोई ट्रैक्टर वाला हमारे खेत जोतने भी तो यहाँ नहीं आएगा ना। और जब खेत ही नहीं जोतेंगे तो फसल कैसे बोई जाएगी? आप देख पा रहे हैं ना ये खेत कैसे जंगल जैसे हो चुके हैं। देखो, अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे समझ से तो पहले आप और आपके परिवार को ही कोशिश करनी चाहिए। आपके खेत में ये झाड़ियां और दूसरे बेकार के पौधे उगाए हैं, तो पहले आप खुद ही इन्हें साफ करने की कोशिश कीजिए। जब लोग देखेंगे कि आप लोग यहाँ काम करके भी ठीक है तो किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। बाकी लोग भी अपने आप आगे आ जाएंगे। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान होगा? क्या बाबा इसके लिए मानेंगे? देखिए, आसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी है कि कोशिश करने पर सब कुछ हो सकता है। इसलिए कोशिश तो करनी ही होगी और आपको ही करनी होगी। आप शुरुआत करेंगी तो सब साथ देंगे। अब अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो देख लीजिए। गौरी ने समझाया तो अवंतिका एक बार फिर सोच में पड़ गई। उसे गौरी की बात ठीक लग रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये कोई छोटी बात नहीं है। 30 साल बहुत लंबा समय होता है। जब 30 सालों में किसी ने हिम्मत नहीं की तो अब सिर्फ उसके कहने पर कैसे उसके घर वाले मान जाएंगे? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी अपने बाबा को मनाने की। अभी चलती हूँ। अवंतिका कहते हुए वापस अपने गांव की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ गौरी को उम्मीद थी कि अवंतिका उसकी सलाह पर काम करेगी। रात हो चुकी थी। हवेली में सब लोग इस वक्त डिनर कर रहे थे। वो सब आज काफी खुश नजर आ रहे थे, खासकर आरोही। उसके चेहरे की तो चमक ही कुछ और थी। आज तो बहुत मजा आया। थैंक यू पापा। एक साथ शॉपिंग के लिए जाने का आपका आइडिया बिल्कुल सही था। हाँ सही कहा आरोही ने। इतने दिन बाद हम सब इस तरह से बाहर जा पाए। आज जाकर कुछ अच्छा लग रहा है। जिंदगी जिंदगी जैसे महसूस हो रही है। वही तो मैं कह रही थी सहल जी, बहुत दिनों तक उदासी भरे माहौल में रहकर हम अपना दिल दिमाग और भी ज्यादा खराब कर लेते हैं। इसलिए ऐसे माहौल से जितना जल्दी हो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। राजवीर की मॉम विद्या जी मुस्कुरा दी। उनकी बात पर सबने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। तो है विद्या जी। वैसे आप लोगों को शहर में कोई दिक्कत तो नहीं आई? जो आप लोग चाहते थे वो हो गया ना? जी सूरज भाई जी, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। फिर तो ठीक है। वैसे आरोही, क्या क्या खरीदा आज तुमने? मैंने तो आज बहुत शॉपिंग की पापा, मतलब एंगेजमेंट के लिए ड्रेसेस, ज्वेलरी और भी बहुत सी चीजें। हाँ, वो तो तुम्हारे बैग देखकर ही पता चल रहा था। ठाकुर सूरजभान सिंह हंस पड़ा तो बाकी लोग भी हंसने लगे। वैसे हमने रिंग्स भी आज ही ले ली है, तो अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं होगी। ओह, दोबारा नहीं जाना होगा और बिना पार्लर जाए जैसे तुम सगाई कर लोगे। अचानक से राजवीर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा तो सब फिर से जोर जोर से हंसने लगे। राजवीर बेटा, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। आखिर ये नखरीली जो है अब तुम्हें ही संभालना होगा इसे। क्या बड़ी माँ, अब क्या अपनी एंगेजमेंट में भी ढंग से रेडी ना हूँ? ये चाहते हो आप लोग? अरे नहीं बेटा, तुम जैसे रेडी हो ना वैसे हो जाना, कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें, है ना राजवीर? राजवीर के डैड ने बनावटी गुस्से से राजवीर को घूरते हुए कहा तो उसने मुंह बना लिया। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आप लोग की सगाई की क्या क्या तैयारी करवानी होगी? आखिर हमारे परिवार की इकलौती बेटी की सगाई है भाई। सुना, इकलौती बेटी हूँ मैं पूरे खानदान की, कद्र किया करो मेरी। हाँ, तभी इतना रोब झाड़ती है। राजवीर को भी आरोही का इस तरह का मस्ती भरा मूड अच्छा लगता था। वहीं आरोही इन सभी तैयारियों को खूब एंजॉय करना चाहती थी। उसके घरवाले भी सगाई में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, सिवाय सूरजभान सिंह के। उसको इस सबसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबके सामने इस चीज को उजागर ना होने देने के लिए ही उन लोगों के साथ शामिल था। वो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगने देना चाहता था कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। पापा, एंगेजमेंट का वेन्यू तो हमारी हवेली ही रहने वाली है, लेकिन मुझे बेस्ट डेकोरेशन चाहिए। मैं पहले ही बता दे रही हूँ। अरे बिल्कुल बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं कोई कमी रहने दूंगा?
भले ही हम लोग बहुत मुश्किल समय से गुजरे हैं, लेकिन आगे की खुशियों का स्वागत हम सब दिल खोल कर करेंगे। सही कहा आपने भाई साहब, राजवीर भी हमारा अकेला ही बेटा है, तो हम भी अपनी तरफ से सब बेस्ट ही करेंगे। विद्या जी ने प्यार से राजवीर की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल की नाम की बला को वो लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं। वैसे तो मैं खुद ही सब देख लूंगा, लेकिन अगर आप में से किसी को भी कुछ स्पेशल चाहिए, कोई भी अलग तैयारी, तो आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। आखिरकार हमारा एकमात्र उद्देश्य तो आरोही के इस खास दिन को और खास बनाना ही है ना। बिल्कुल। वो लोग इसी तरह की बातें करते हुए खाना खा रहे थे कि तभी घनश्याम वहां आया। ठाकुर साहब, हाँ बोलो घनश्याम। ठाकुर साहब, अघोरी बाबा ने सूचना भिजवाई है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा मैं अभी चला जाऊंगा। ठाकुर साहब, अघोरी बाबा ने आपको तुरंत ही आने को कहा है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। सूरजभान सिंह तुरंत ही जाने के लिए खड़ा हो गया, जिसे देखकर विद्या जी को बहुत अजीब लगा। अरे भाई साहब, आप खाना तो फिनिश कर लेते, इस तरह से बीच में उठकर जाना सही नहीं लगता। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? नहीं नहीं विद्या जी, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा खाना लगभग हो ही गया था। ठीक है, आप लोग आराम से खा लीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। सूरजभान सिंह तुरंत ही हवेली से बाहर निकल गया। वो अघोरी बाबा थोड़ा क्रोधी स्वभाव का है ना, हम लोगों के साथ वो काफी सालों से है, इसलिए उनकी बात हम टाल भी नहीं सकते। बाकी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। हालांकि विद्या जी को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कुछ कहे सहल कमल की बात पर चुपचाप से हिला दिया। इधर सूरजभान सिंह अघोरी बाबा के बुलाए अनुसार काल भैरव मंदिर के पास आ गया था। बाहर जहाँ चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, वहीं भीतर से अघोरी बाबा के मंत्रों के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अंदर की तरफ बढ़ा, तभी अघोरी के एक शिष्य ने उसे रोक दिया। क्या हुआ? ठाकुर साहब, गुरुदेव आज सुबह से कुछ ज्यादा ही गुस्से में हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुस्से में है? लेकिन क्यों? इसका पता नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। उसके शिष्य के कहने से ही पता चल रहा था कि वो खुद भी अघोरी बाबा की वजह से काफी डरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर सूरजभान सिंह भी अच्छे से जानता था कि अगर अघोरी गुस्से में हुआ तो वो मुसीबत में फंस सकता है। वो उसके सनकीपन के बारे में अच्छे से जानता था, बस इस बात का भी डर था कि कहीं वो उसकी वजह से ही तो गुस्से में नहीं है। ठाकुर अघोरी के बारे में सोचते हुए ही मंदिर के अंदर चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो अघोरी बाबा एक हवन कुंड के सामने बैठा हुआ आहुति दे रहा था। अघोरी बाबा? ठाकुर ने जैसे ही उसे बुलाया, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। अघोरी की आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी, जिन्हें देखकर एक बार के लिए ठाकुर को भी थोड़ा डर सा महसूस हुआ। अघोरी बाबा क्या हुआ? आपने इस तरह से अचानक मुझे क्यों बुलाया है? कोई जरूरी बात है? अगर जरूरी बात नहीं होती तो मैं तुम्हें ऐसे क्यों बुलवाता? उसके ऐसे लहजे में बोलने के चलते ठाकुर सब पका गया। अब जी बताइए। देखो ठाकुर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कल की अभी कुछ समय के लिए शांत हो रखी है। अब जी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे अच्छा कोई और मौका मिलेगा। मेरे पास एक उपाय है। मतलब ये कि जहां तक मुझे समझ आ रहा है, कल की इतने ज्यादा दुख और संताप में इसीलिए है क्योंकि वो राजवीर के साथ संभोग नहीं कर पाई थी। राजवीर जैसे मर्द इतनी आसानी से उसे हासिल नहीं हो सकते, लेकिन अपनी जिद में उसने ये मौका गवा दिया। अब शायद यही चीज उसे परेशान कर रही है। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। अब तो उसकी इस मनोस्थिति का लाभ हम लोग उठा सकते हैं। कल की मानसिक रूप से भी कमजोर है और यही वो अवसर है जब हम उसे हानि पहुंचा सकते हैं। मैंने भी अपनी शक्तियां संग्रहित कर ली हैं और अब मैं उसके ऊपर वार कर सकता हूँ। लेकिन बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस वार से कल्कि को गुस्सा आ जाए और फिर वो सगाई में कुछ ऐसा कर दे जिससे राजवीर के घरवालों को सारा सच पता चल जाए। कहीं हमारा पूरा प्लान चौपट ना हो जाए। सूरजभान सिंह ने चिंता व्यक्त की। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रही बात सगाई की तो हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अब अगर कुछ होगा तो वो होगा कल्कि का खात्मा। ठाकुर, मैं काल भैरव का एक ऐसा यज्ञ करने वाला हूँ जिसके बाद मुझे ऐसी शक्तियां मिलेंगी जो बहुत भयानक और खतरनाक होंगी। उसके बाद मेरा सामना कल्कि तो क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। तो फिर कीजिए ना बाबा, वो आए और सब बर्बाद कर दे, उससे पहले उसका इंतजाम होना बहुत जरूरी है। करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें भी इसमें मेरी सहायता करनी होगी। कैसी सहायता अघोरी बाबा? आप बताइए, मैं आपकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो सुनो, मुझे इस यज्ञ को पूरा करने के लिए एक बलि की आवश्यकता होगी और उस बलि का इंतजाम तुम्हें करना होगा। बलि? अघोरी की बात पर सूरजभान सिंह बुरी तरह से चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अघोरी किस तरह की बलि की बात कर रहा था। बलि? कैसी बलि की बात कर रहे हैं आप? बलि तो एक बकरे की ही होगी। ठीक है, हो जाएगा बाबा, पहले मेरी बात पूरी तो सुन लो ठाकुर। अचानक से अघोरी गुस्से से भर गया। उसकी आंखें एक बार फिर स्याह लाल हो गईं। बाबा माफ कीजिए, आप जो बोलेंगे मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो सुनो फिर, मुझे बलि के लिए एक ऐसे बकरे की जरूरत है जिसकी उम्र 11.25 महीने की हो। साथ ही वो बच्चा बकरी का पहला और इकलौता बच्चा होना चाहिए, और हाँ वो बच्चा पूर्ण और शुद्ध भी होना चाहिए। अघोरी ने जैसे ही पूरी बात बताई तो ठाकुर सोच में पड़ गया। बाबा लेकिन इस तरह के बकरे का इंतजाम करना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा है। तुम्हारी जानकारी आसपास के सभी गांवों में है, सबसे बात करो। वैसे भी अगर तुम कल्कि से छुटकारा चाहते हो तो ऐसे बकरे को कहीं से भी लेकर आ सकते हो। और हाँ ठाकुर, एक बात और, मुझे कल शाम तक ये बकरा मिल जाना चाहिए क्योंकि वो यज्ञ कल रात से ही शुरू होगा। ठीक है बाबा, मैं करता हूँ। ठाकुर ने कह तो दिया था, लेकिन ऐसे बकरी को ढूंढना सच में बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसे कैसे भी करके ये करना ही था, तभी जाकर अघोरी का यज्ञ पूरा होगा और वो कल्कि को खत्म कर पाता। इसलिए उसने हाँ कर दी थी। अगले दिन की शाम का वक्त था, सूरज डूबने को था। ठाकुर सूरजभान सिंह बलि के इंतजाम के लिए पास के गांव में गया हुआ था और अभी तक वापस नहीं आया था। हालांकि वो कहां से इस बारे में हवेली के किसी सदस्य को कोई अंदाजा नहीं था। इधर राजवीर हाथ में कॉफी का मग पकड़े पीछे वाले गार्डन की तरफ जा रहा था, जहां से कुछ लोगों के बात करने की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। तभी उधर से सहल कमर तेज कदमों से चलती हुई राजवीर की तरफ आई। राजवीर बेटा, वो जरा पीछे टेंट एंड डेकोरेशन वाले आए होंगे। अब आरोही के पापा तो है नहीं, तो तुम जाकर उन्हें सारी चीजें समझा दो। मैं आरोही को भी उधर भेजती हूँ। ये ठीक है आंटी, मैं देख लेता हूँ। ये कहकर राजवीर उधर चला गया। इधर दूसरी तरफ शशि अवंतिका का हाथ खींचते हुए हवेली की तरफ आ रही थी। छोड़ मेरी माँ, क्यों पीछे पड़ी हुई है? प्लीज चलना यार, बस आज, फिर दोबारा कुछ नहीं कहूंगी। तो उस दिन भी यही कह रही थी ना। इस बार पक्का नहीं कहूंगी, तू बस चुपचाप चल। यार तू क्यों परेशान कर रही है? आगे ही मैं बहुत टेंशन में हूँ, ऊपर से तेरी ऊल जुलूल शौक। तेरे लिए उजल होगा पर मेरे लिए नहीं है ना। तू क्या जाने मेरी अखियां कितनी तरस रही है। शशि जिस तरह से ठंडी सांस लेकर कह रही थी, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो नौटंकी कर रही है। ऐसा है तो तू अकेले ही चली जा, मुझे क्यों घसीट रही है? क्योंकि तू भी हर मुसीबत में मुझे अपने आगे लेकर चलती है, इसलिए आज मेरी बारी है। यार तू बेकार की चीज कर रही है। तुझे पता है ना वो दिखने वाला, उस दिन भी तो तेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी राजवीर नहीं दिखा था ना। अरे उस दिन तो हमने खुद गड़बड़ कर दी थी। चल तूने माना तो। हाँ, और तुझे मैंने बताया था ना कि उस दिन वो पहले ही कहीं निकल गया था, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आज वो घर में ही है और इसके यहाँ कोई ये वेन्यू वगैरह सेट करने वाले आए हुए हैं, तो पक्का वो आज वही होगा। वो तो वहाँ होगा, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे मेरी अम्मा? हवेली के पिछले गेट से। व्हाट? उस दिन गेट के पास जाने का नतीजा देखा था ना तूने? फिर भी तुझे गेट के अंदर जाना है। देख छोड़ ये सब, वापस चलते हैं। अरे पागल, हवेली के पीछे की तरफ उन लोगों का बड़ा सा गार्डन है और जहाँ तक मुझे लगता है इन लोगों का पूरा प्रोग्राम वहीं पर होगा। अधीरा के टाइम भी तो सब उधर ही हुआ था ना। तो क्या एक बार और अपनी किस्मत आजमा लेते हैं। उस गेट पर कोई गार्ड भी नहीं होता है, इसलिए हम वहीं से देखेंगे। अगर राजवीर दिख गया तो ठीक, वरना चुपचाप चले आएंगे। बोल तो ऐसे रही है जैसे वो किसी बड़ी रियासत का राजकुमार हो। मेरे लिए तो कुछ ऐसा ही समझ ले। शशि की जिद के आगे आज फिर अवंतिका की एक नहीं चली थी और वो मत मारकर उसके साथ हवेली की तरफ बढ़ रही थी। इधर दूसरी तरफ राजवीर उन लोगों से बात कर रहा था। तो एंगेजमेंट का वेन्यू इसी गार्डन में रहेगा। आप लोग देख लीजिए कि कहाँ पर क्या करना है। सर वो स्टेज आप किस तरफ चाहते हैं बता दीजिए, और डेकोरेशन में क्या क्या स्पेशल चाहते हैं वो भी बता दीजिए।
हम लोगों का स्टेज आप इस साइड रखिएगा, जिससे व्यू अच्छा है। डेकोरेशन आप सबसे बेस्ट दीजिएगा, फ्लावर्स एंड लाइटिंग बेस्ट होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, ठाकुर साहब के घर का प्रोग्राम है तो सब बेस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी चीजें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हाँ, खाने पीने के स्टॉल आप थोड़ा आउटसाइड में लगवाइएगा। श्योर सर, मैं मेजरमेंट करवा लेता हूँ ताकि सब अच्छे से सेटअप हो सके। वो लोग अपना काम कर रहे थे, वही राजवीर बीच बीच में उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। अच्छा राजवीर सर, वो ठाकुर साहब कब तक आएंगे? उनसे भी थोड़ी बात कर लेते तो बढ़िया होता। उनका तो पता नहीं, वो एक्चुअली आज सुबह से ही बाहर है, पता नहीं कहाँ गए हैं और मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहे। राजवीर सुबह से ही 2 से 3 बार ठाकुर सूरजभान सिंह का फोन ट्राई कर चुका था, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसका कॉल क्यों नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर ने अपनी गाड़ी को गांव के चौराहे के पास रोक रखी थी। इस दौरान उसे अपने सिर को पकड़ रखा था, वो काफी परेशान लग रहा था। उफ, अब इस अघोरी बाबा का भी क्या करूं? कहां से ऐसे बकरे का इंतजाम करूं? साला सुबह से आसपास के गांवों में चक्कर काट चुका हूं, तब से फोन पर बात हो गई, लेकिन कहीं कोई ऐसा बकरा नहीं मिला जिसकी उम्र 11.5 महीने हो और वो अपनी मां का पहला और इकलौता बच्चा हो। ठाकुर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अघोरी बाबा के कहे अनुसार बलि के लिए उस तरह के बकरे का इंतजाम कैसे करे। ठाकुर काफी ज्यादा परेशान था, उसे बलि के लिए बकरा नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है अब मुझे वापस गांव चलना चाहिए। अघोरी बाबा को बोल दूंगा, उनके बताए अनुसार मुझे कोई बकरा नहीं मिला। उसने गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया और उदयवाड़ा की तरफ चलने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। अब किसका फोन आ रहा है? उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा तो उसे पता चला वो नंबर निम्बाने गांव के मुखिया मुरारी लाल जी का नंबर था। कहिए मुरारी लाल जी। ठाकुर साहब, वो बकरा हमारे गांव में मिल जाएगा। हमारे गांव के चौधरी भवरलाल सिंह के यहाँ वो बकरी फार्म में उसी तरह का बकरा मौजूद है जैसा आपको चाहिए, मगर क्या? मगर हम लोग को बकरा आपको 2 लाख में देंगे। 2 लाख? 11.5 महीने के बकरे का दाम 2 लाख? कैसी बातें कर रहे हो मुखिया? तुम्हें पता है ना इतनी उम्र के बकरों का दाम 30 से 40 हजार से ज्यादा नहीं मिलता मार्केट में। कसाई तो इससे भी कम देते हैं। हाँ तो वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपकी डिमांड भी तो थोड़ी यूनिक है ना। बकरा 11.5 महीने का हो, अपनी माँ का इकलौता बच्चा और पहला भी। अब आप सोच लो आपको चाहिए या नहीं। मुखिया मैं सब जानता हूँ, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, ये सही नहीं है। देखिए ठाकुर साहब, आप भी हम लोगों को जब अफीम की सप्लाई करते हो तो डिमांड के हिसाब से रेट बताते हो। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो तो रेट भी ज्यादा लगवाते हो, वरना नहीं। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। आपको बकरा चाहिए तो बढ़िया चाहिए, वरना जयराम जी की। ये कहते हुए वो फोन काटने ही वाला था कि तभी ठाकुर ने उसे रोका। अब ठहरो, मुझे वो बकरा चाहिए और 2 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रहे वो बकरा 11.5 महीने का ही होना चाहिए। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो सही नहीं रहेगा, समझे? और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा तो तुम्हें बता दूं कि अघोरी बाबा शिवानंद को उस बकरे को देखते ही पता चल जाएगा, फिर वो तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि रुको ठाकुर साहब, आप तो खामखा दिल में लगे। मुझे पता है अघोरी बाबा शिवानंद एक सिद्ध पुरुष है, भला उनके साथ हम चीटिंग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मुझे तो काफी देर हो गई है, अभी घर जाना होगा। घर से कॉल आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने आदमी को गाड़ी देकर भेज रहा हूँ और पैसा भी, तो मुझे ही बकरा दे देना। जैसा आप चाहें ठाकुर साहब, मैं एकदम। मुरारी लाल ने कॉल कट कर दिया, जिसके बाद ठाकुर वापस हवेली की तरफ मुड़ गया क्योंकि उसे 2 लाख रुपयों का इंतजाम करना था। इधर दूसरी तरफ शशि अवंतिका को लेकर हवेली के पीछे गेट पर आ गई थी। जैसा कि उन्हें अंदाजा था, गेट खुला ही हुआ था। देख, मैंने बोला था ना कि यही होंगे वो लोग, पक्का राजवीर भी यही कहीं होगा। तू ही देख ले, तुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ था ना। अवंतिका मुड़कर खड़ी हो गई। वहीं शशि इधर उधर से झांक कर राजवीर को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे ये सब काम करने वाले लोग ही नजर आ रहे थे। लेकिन तभी उसे एक बिल्कुल अलग सा लड़का नजर आया जो उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। शशि उसे देखते ही समझ गई कि वो लड़का ही राजवीर है। वो रहा राजवीर। अवंतिका शशि की बात पर उसकी तरफ पलटी। ठीक है, तो अब देख लिया तूने उसे, चलिए अब इससे पहले कि कोई आ जाए निकलते हैं। तो पागल है, उधर देख तो सही, पेड़ों के बीच से उसकी बैग ही नजर आ रही है। हाँ, थोड़ा सा साइड व्यू जरूर दिखा है उसका, मगर चेहरा नहीं दिख रहा। अब यहाँ तक उसकी बैग देखने तो आई नहीं मैं। तो क्या करूंगी? उस झाड़ी के पास चल। इतना बोलते ही शशि उसे वापस खींचकर अंदर ले जाने लगी। क्या कर रही है? फिर से फंसेंगे। चुप करना, यहाँ हवेली का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। टेंशन ना ले, पेड़ भी बहुत है इधर, वो लोग हमें देख ही नहीं पाएंगे। अवंतिका भी शशि को अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन पिछली बार वाली बात याद करके वो ज्यादा जोर नहीं लगा रही थी। इस चक्कर में शशि उसे लेकर गेट के थोड़ा अंदर की तरफ पहुंची जहाँ कुछ पेड़ पौधे थे। अब वो दोनों अनार की झाड़ के पास छिपी हुई थी। शशि राजवीर का चेहरा देखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर ने उन दोनों की तरफ अपनी पीठ कर रखी थी। ओ प्लीज देखो ना, ओ हीरो तेरा ध्यान किधर है? तेरी हीरोइन इधर है, पलट पलट। अबे ओए, ये एसआर की और वरुण धवन की आत्मा एक साथ कैसे घुसी तेरे अंदर? धीरे बोल। आई तो नहीं समझी मेरी बात, हम कितनी मुश्किल से उसका चेहरा देखने के लिए आए हैं। हाँ, जैसे उसी ने तो तुझे इनवाइट किया है ना यहाँ। तो चुप कर। शशि राजवीर के पलटने का इंतजार कर रही थी। इधर दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त हवेली के बाहर की तरफ ठाकुर सूरजभान सिंह की गाड़ी आ रखी थी। वो गाड़ी से निकला, तब तक सहल कवर भी उसके पास आ गई थी। उसने सहल कवर को 2 लाख रुपयों को लेके आने के लिए बोला और खुद उस तरफ जाने लगा जिस तरफ राजवीर मौजूद था। वहीं जैसे जैसे लोग उस तरफ आ रहे थे, ये देख अवंतिका परेशान हो चुकी थी। उसने शशि का हाथ पकड़कर खींचा। शशि अब बहुत हो गया, चल यहाँ से। बस थोड़ा रुक जा यार। नहीं बिल्कुल नहीं, तू चल। इतना कहकर अवंतिका ने पूरी ताकत से शशि को अपनी तरफ खींचा, लेकिन तभी शशि ने उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिससे अवंतिका को एक जोर का धक्का लगा और वो लड़खड़ाकर झाड़ी के सामने की तरफ आ गई। ठीक उसी वक्त राजवीर पीछे मुड़ा और उसकी नजर सीधे अवंतिका से जा मिली। अवंतिका का मुंह खुल गया था। वो हैरानी से अपने सामने मौजूद राजवीर को देखे जा रही थी, जिसे कुछ देर पहले तक वो एक नजर देखना भी नहीं चाहती थी। वो राजवीर के चेहरे और आंखों में खो सी गई थी। वहीं राजवीर भी अनजाने में एक टक उसे ही देखे जा रहा था। इधर शशि भी अब तक राजवीर को देख चुकी थी। उसका तो मुंह ही खुला रह गया। बाय गॉड, कितना हैंडसम है यार ये। राजवीर का कद भी 6 फीट के आसपास था और उसकी बॉडी भी काफी अच्छी थी। उसके बाल इस वक्त उसके माथे पर आ रहे थे, जो उसके गोरे चेहरे को और खूबसूरत बना रहे थे। उसकी नेवी ब्लू शर्ट जिसकी स्लीव्स को उसने मोड़ा हुआ था, उस पर कंधों के पास सिलबटें पड़ी हुई थी, जिससे उसकी मजबूत और अट्रैक्टिव फिजिक का साफ पता चल रहा था। उसे देखकर किसी भी जवान लड़की के होश गुम हो सकते थे और फिलहाल के लिए शशि का यही हाल था। वहीं अवंतिका की नजर राजवीर के चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी, जो और किसी चीज पर उसका ध्यान जाता। अचानक ही शशि को जैसे होश आया, उसने जैसे ही देखा कि राजवीर की नजर अवंतिका पर पड़ चुकी है, तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। मुड़ गए। वो लोग जहाँ थी वहाँ से गेट थोड़ा सा दूर था और अब वो वहाँ से भाग नहीं सकती थी। यही वजह थी कि शशि को अब डर लग रहा था, क्योंकि पिछली बार भले ही वो बच गई थी, लेकिन इस बार ये मुमकिन नहीं था। उधर सूरजभान सिंह ने भी गार्डन में एक कदम रख दिया था। अब क्या होने वाला था इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। कुछ देर बाद अवंतिका को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि राजवीर ने उसे देख लिया है, तो उसके होश उड़ गए। आप लोग कौन और यहाँ कैसे आए? राजवीर उन दोनों की तरफ बढ़ा तो शशि की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वहीं अवंतिका भी पूरी तरह से सकपका गई थी। हम वो हाँ आप दोनों ही, आप ही से पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजवीर अब उन दोनों के बिल्कुल पास आ चुका था। वहीं सूरजभान सिंह राजवीर की तरफ आ रहा था कि तभी राजवीर की आवाज सुनकर उसकी नजर अवंतिका और शशि की तरफ गई। ये नीची जात की लड़कियां यहाँ हवेली में कैसे आ गई? अभी इनके होश ठिकाने लगाता हूँ। वो गुस्से से उनकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसके पीछे से आ रही सहल कवर ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। सूरजभान सिंह ने गुस्से से आरोही की मां की तरफ देखा। ये क्या बेहूदगी है साल? उसने हाथ झटक दिया। रुकिए, आप अपने गुस्से को संभालिए वरना दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे आप देख नहीं रहे वहाँ राजवीर भी है, उसके सामने आप उनसे कुछ भी नहीं कह सकते। राजवीर है तो क्या हुआ? मुझे उन लड़कियों को देखना है और तुम मुझे मत समझाओ। आप समझ क्यों नहीं रहे? राजवीर पहले भी हमसे नाराज होकर गिन्नी के घर रह चुका है, उसे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में अगर आप वहाँ जाकर उनसे कुछ भी ऐसा वैसा कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि राजवीर को अच्छा लगेगा। क्या आप चाहते हैं कि राजवीर और हमारे बीच फिर से कोई परेशानी खड़ी हो जाए? सहल कवर ने समझाया तो ठाकुर ने गुस्से से अवंतिका की तरफ देखा।
ठीक है, तो तुम ही संभालो जाकर इन नीच लोगों को। ये लोग हवेली में घुस आए और किसी को कुछ खबर ही नहीं है। हद होती है लापरवाही की भी। इतना कहकर वो राजवीर के पास जाने के बजाय वापस हवेली में चला गया। वहीं सहल कवर उन लोगों की तरफ चली गई। अरे अवंतिका बेटा तुम जी ठाकुरानी साहब। अवंतिका ने किसी तरह जवाब दिया। वहीं राजवीर उन दोनों को ही देख रहा था। क्या हुआ बेटा तुम यहाँ? मेरा मतलब कोई काम था क्या? वो मुझे शशि यहाँ लेकर आई थी। शशि? अवंतिका ने जल्दी से कहा और शशि को आगे कर दिया, जिस पर सहल कवर और राजवीर शशि की तरफ देखने लगे। शशि सबकी नजर खुद पर देखकर सब बता गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। क्या हुआ शशि? वो हाँ, मैं ही अवंतिका को यहाँ लेकर आई थी। लेकिन क्यों? और तुम लोग पिछले गेट से क्यों आए? जी वो हमें लगा सामने गार्ड भैया कहीं हमें भगाना दे। हमें उनसे बचपन से ही डर लगता है और राजवीर जी भी इधर ही थे। तो राजवीर से तुम्हें क्या काम था? सहल कवर हैरानी से उसे देख रही थी। वहीं राजवीर भी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ चौंक गया। शशि ने अपना होठ काट लिया और फिर अजीब तरह से हंसते हुए बोली, हाँ वो दरअसल अवंतिका की माँ वसुधा चाची सोमवार की व्रत रखती है। व्रत? तो शशि को ऐसे बोलता देख अवंतिका को भी कुछ समझ नहीं आया। अब उसे यकीन हो गया था कि आज तो उनकी शिकायत उसकी माँ तक पक्का जाएगी। तभी शशि ने अपनी बात को संभालने की कोशिश की। जी वो कल सोमवार है और वसुधा चाची कल ही अपने व्रत का उद्यापन कर रही है। हमने राजवीर जी के बारे में गाँव वालों से काफी कुछ सुना है कि इनके ऊपर शिव जी की विशेष कृपा है। वो इनके सीने पर वो ओम का चिन्ह है ना। तो शशि ने अजीब तरीके से राजवीर की चौड़ी छाती को घूरते हुए कहा। राजवीर उसके इस तरह से देखने पर अजीब महसूस कर रहा था। वहीं अवंतिका ने देखकर शशि की कलाई पर अपना नाखून गाड़ दिया, जिस पर वो एकदम से बोल पड़ी, तो इसलिए चाची ने कहा कि हम राजवीर जी को इनवाइट कराएं। अगर ये पूजा में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर अवंतिका चौंक गई। उसने हल्के से शशि की तरफ देखा तो उसने आंखों में ही उसे हाँ कहने की बात कही। जी ठाकुरानी साहब, ऐसा कुछ कहा था माने। ओह अच्छा, तो अवंतिका आप है ना? तभी राजवीर ने अवंतिका को ध्यान से देखा। जी। तो आपकी मॉम ये पूजा कर रही है? जी हाँ, तो आप आ जाएंगे क्या? अवंतिका के सामने अब शशि की बात काटने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए। हालांकि उसकी मां सच में व्रत का उद्यापन करने वाली थी, लेकिन उन्होंने राजवीर को इनवाइट करने जैसी कोई बात नहीं की थी। हालांकि ये तो शशि का ही मास्टर स्ट्रोक था जो उसने ऐसी बात ऐन वक्त पर कह दी थी। हाँ क्यों नहीं, वैसे मैंने कभी ऐसी पूजा वगैरह अटेंड नहीं की है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन कितने बजे आना होगा मुझे? वो मैं आपको बता दूंगी। हाँ ये फोन कर देगी, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए हमें। शशि ने तपाक से कहा। वो राजवीर से कांटेक्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि उसकी हरकतों पर अवंतिका को अजीब लग रहा था और वो उसे गुस्से से घूर रही थी, लेकिन शशि ने आंखों से उससे रिक्वेस्ट की। ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद राजवीर ने उसे अपना फोन नंबर दिया तो अवंतिका ने कांपते हाथों से उसे अपने फोन में उसका नंबर सेव किया। ठीक है, तो जब माँ सारी तैयारी कर लेंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। श्योर, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। ओके, तो हम चलते हैं। बाय बाय ठाकुरानी साहब, नमस्ते। अवंतिका ने हाथ जोड़े। अरे मैं तो भूल गया, आप हमारे यहाँ चाय पी लीजिए फिर चले जाइए। राजवीर को जैसे अचानक से याद आया। वहीं उसकी बात पर सहल कवर की आंखें बड़ी हो गई। वैसे भी राजवीर को उन दोनों से इतने अच्छे से बात करते देख उन्हें सही नहीं लग रहा था। अरे नहीं थैंक यू, लेकिन कल के लिए हमें घर में थोड़ी तैयारी भी करनी होगी, तो हम जाते हैं। आप कल आ जाइएगा। अवंतिका जल्दी से वहां से शशि का हाथ पकड़कर मुड़ी और तेजी से पिछले गेट से बाहर निकल गई। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू वहाँ कैसे बिहेव कर रही थी और तूने राजवीर को इनवाइट कर लिया? क्यों? वो दोनों घर जाने वाले रास्ते पर थी। इस दौरान अवंतिका गुस्से के मारे आग बबूला हो रखी थी। तो और क्या करती, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए जो दिमाग में आया बोल दिया। बड़ी आई बोल दिया शशि, लेकिन यही तो बोलना था तुझे, कुछ और बोल देती ना। क्या यार, मैंने इनवाइट ही तो किया था, मुझे तो लगा वो नहीं आएगा, लेकिन अब तो खैर तू वो छोड़, मेरा तो मकसद पूरा हो गया। तूने देखा ना उसे, भाई साहब कितना हैंडसम लड़का है यार। शशि ने एक लंबी सांस लेते हुए अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसकी ये हरकत देखकर अवंतिका को और गुस्सा आ गया था। तू ना अब ये बकवास बंद कर दे, बोल रही हूँ। और सोच, अगर बाई चांस वो घर आ गया तो फिर माँ से क्या कहेंगे? उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं था हमसे। अरे पागल, चाची को तो अच्छा ही लगेगा यार, तुझे पता है ना सभी पसंद करते हैं राजवीर को। वो तो है, पर कुछ नहीं, मैं चाची को बोल दूंगी, तू टेंशन ना ले। पहले ही बता देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने पर सबको पता चले कि हमारा झूठ भी पकड़ा जाएगा और डांट पड़ेगी सो अलग। अरे मेरी बहन, मैं अभी चलकर चाची को सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है? वो लोग घर की तरफ चली गई। इधर राजवीर गार्डन में खड़ा पिछले गेट की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वजह कुछ भी हो, लेकिन उसे भी उन दोनों से बात करके अच्छा लगा था। वहीं उसके दिमाग में एक और चीज भी चल रही थी। ये अच्छा मौका है, इतने दिन हो गए मुझे वैसे भी हवेली से बाहर जाने का चांस नहीं मिलता, और मिलता भी है तो कोई ना कोई साथ होता है। इसी वजह से अब तक मैं सहारनपुर भी नहीं जा पाया हूँ। ये सच था, राजवीर ने जितनी भी बार सहारनपुर जाने की कोशिश की थी वो हर बार असफल हुआ था। पर ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे उदयवाड़ा के लोगों के साथ घुल मिल कर रहना होगा, ताकि उनसे ही मुझे शिवा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। लोकल लोगों से बात करूंगा तो शायद किसी दिन मुझे खुद ही सहारनपुर जाने का मौका मिल जाए। राजवीर ना तो शिवा को भूल पाया था और ना ही उस लड़की को। वो उन दोनों की गुत्थी को सुलझाना चाहता था, जिसके लिए उसका हवेली से बाहर निकलना जरूरी था। इसलिए देखा जाए तो एक तरह से अवंतिका और शशि उसके लिए एक सहारा बनकर ही वहां आई थी, जिससे वो अपने सवालों के जवाब खोज सकता था। यही वजह थी कि वो अब इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। रात के करीब 11 बज रहे थे। जहां एक तरफ गांव में मरघट सी शांति छाई हुई थी, वहीं गाल भैरव मंदिर में एक बकरी को लेकर जाया जा रहा था। वो धीरे धीरे मिनिया रहा था। अघोरी के दो शिष्य उसे रस्सी के सहारे खींचते हुए मंदिर के पास वाले हॉल में लेकर पहुंचे। वहां एक बेदी चल रही थी, जिसकी तेज लपटें ऊपर तक उठ रही थी। उसी आग की रोशनी पूरी हॉल में फैली हुई थी। इधर बेदी के सामने बैठा अघोरी मंत्रोच्चारण करते हुए आहुति दे रहा था। उसके शिष्य उसी हॉल में लाइन से खड़े थे। ठाकुर भी हवेली से चुपके से निकलकर यहाँ आ गया था। वो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था। अघोरी का शिष्य बकरी को जैसे ही उसके सामने लाया, उसके साथ ही अघोरी ने अंतिम आहुति दी। उसके बाद वो खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। अघोरी ने हंसते हुए बकरी की तरफ देखा तो वो डर के मारे जोर जोर से मिमियाने लगा। उसकी आंखों में अपनी जिंदगी को खो देने का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। अघोरी ने तुरंत अपनी बगल में रखी धारदार गंडासी की तरफ देखा, जो आग की पीली रोशनी में चमक रही थी। उसने वापस अपने सामने मौजूद उस बकरी पर नजर डाली। अघोरी की आंखों में इस वक्त शैतानी चमक साफ देखी जा सकती थी, जिसे वो बकरा भी महसूस कर पा रहा था। अब मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सका, कोई नहीं। ये बलि देने के बाद मैं वो शक्तियां हासिल करूंगा जिनके सामने कल की कुछ नहीं कर पाएगी। इस वक्त वो बकरा किसी खजाने की चाबी से कम नहीं था। उसने गंडासी को अपने हाथ में उठा लिया और उस पर उंगली फिराकर उसकी धार देखने लगा। आगे लेकर आओ इसे। उसने अपने शिष्य को इशारा किया तो वो बकरे को बेदी के पास ही बने बलि देने की जगह तक खींच कर लेकर आया। जैसे ही अघोरी के शिष्य ने बकरे को आगे खींचा, वो बकरा मिमियाते हुए खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में पानी आ गया था, जो जलती हुई आग की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। बकरा छूटने की कोशिश में तेजी से अपने पैर चला रहा था। वो खुद को पीछे खींचने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। क्या कर रहे हो? जल्दी लाओ इसे। गुरुदेव ये रुक ही नहीं रहा। लानत है तुम पर, एक 11 महीने का बकरा तुमसे नहीं संभला। अघोरी के गुस्से को देखकर उसके शिष्य ने पूरा जोर लगाकर बकरे के चारों पैर दबा लिए और उसे गोद में उठा लिया। उसके बाद वो उसे अघोरी के ठीक पास लेकर आया। अघोरी ने बकरे के तिलक लगाया और एक फूलों की माला उसे पहना दी। उसके छूते ही बकरे ने जोर से अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसे पता हो कि यही इंसान उसकी जान लेने वाला है। ये देखकर
देखकर अघोरी के चेहरे पर वहशी मुस्कुराहट आ गई। अघोरी ने अपने दूसरे शिष्य की तरफ इशारा किया। अब इस रस्सी को कसकर पकड़े रखना, ये भाग ना जाए। जी गुरुदेव। जिसके बाद उसके दोनों शिष्यों ने उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन उसे कस के पकड़ने के बावजूद भी वो बकरा खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसे अब अपनी मौत नजदीक नजर आ रही थी। वहीं अघोरी के शिष्य दम साधे हुए ये दृश्य देख रहे थे। कुछ को तो उस बकरी पर दया भी आ रही थी, जिनके सामने अघोरी ने अब तक कोई बलि नहीं दी थी। डरो मत बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जीवन कितने बड़े उद्देश्य को पूरा करने में बलिदान होने वाला है। तुम्हें तो स्वयं पर गर्व होना चाहिए। खुद को मुझे सौंप दो, तुम्हें इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा, छुटकारा। अघोरी ने एक पल के लिए उस बकरी को घूरा। वो साफ देख पा रहा था कि वो बकरा डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा है, मगर इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अगले ही पल डंडा से उसकी गर्दन पर रखी, जिससे वो बकरा इधर उधर हिलने की कोशिश करने लगा। पकड़े रखना, हिलने मत देना। ये कहते हुए उसने गंडासी को झटके से ऊपर किया और फिर पूरी ताकत से उस बकरे के गले पर जोर से दे मारा। उस गंडासी का वार जैसे ही बकरे के सिर पर जोर से हुआ, उसका सिर उछलकर दूर जा गिरा। वहीं उसके खून के छींटे अघोरी और उसके दोनों शिष्यों के चेहरे पर जा पड़े। जैसे एक पल के लिए उनकी आंखें बंद हो गईं। वहीं कुछ देर बाद उस बकरे का निर्जीव धड़ धम से नीचे गिर गया। हो गया काम। अघोरी ने कहते हुए गंडासी को एक तरफ रखा और फिर जाकर उसने उस बकरे के कटे हुए सिर को अपने हाथों में उठाया। दहशत से भरी हुई उस बकरी की आंखें अभी भी खुली हुई थी। अब मेरा मकसद पूरा होगा कल्कि, तुम्हें अब मेरे पैरों में झुकना ही होगा। हंसते हुए उसने उस बकरे के सिर से टपक रहे खून को वेदी में डाला और फिर उस सिर को एक तरफ रख दिया। ये सब देखकर सभी कांप से गए थे, लेकिन अघोरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सूरजभान सिंह भी ये देखकर एक पल के लिए सहम सा गया था। उसने भी कई बार ऐसी बलि दी थी, लेकिन ये बलि कुछ ज्यादा ही भयानक थी। ठाकुर। हाँ बाबा। अघोरी ने उसे पुकारा तो वो एकदम से चौंक गया। तुम अभी अपने घर जाओ और अपनी बेटी की सगाई की तैयारियां करो। सगाई से पहले ही मुझे शक्तियां मिल जाएंगी और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे हमें क्या करना है। लेकिन अघोरी बाबा, आप भी ध्यान रखिएगा कि सगाई के बाद राजवीर भी शायद यहाँ से चला जाएगा, इसलिए अब राजवीर क्या करेगा और क्या नहीं, ये ना तो वो तय करेगा और ना ही उसकी किस्मत, बल्कि अब मैं ये तय करूंगा कि उसे उसकी जिंदगी में क्या करना है। इसलिए तुम बेफिक्र होकर जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन बाबा आप जानते हैं ना, मैं कुछ ऐसा करवाना चाहता हूँ कि हम राजवीर को इस्तेमाल तो कर ले, लेकिन उसकी सगाई मेरी बेटी से ना हो। शादी की बात तो दूर। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। तुम बस अभी उन्हें अगले 5 दिनों तक उलझाए रखो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ठीक है अघोरी बाबा। अघोरी के कहते ही ठाकुर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा साधना में लीन हो गया। अगले दिन की सुबह राजवीर के लिए बहुत खुशनुमा थी। वो हवेली के एक नौकर को साथ लेकर अवंतिका के घर जा रहा था। हालांकि हवेली में किसी को भी ये पसंद नहीं आया था, खासकर सूरजभान सिंह को, लेकिन राजवीर से कोई कुछ भी कह नहीं पाया था। अवंतिका के घर पहुंचकर उसने नौकर को वापस भेज दिया। वहीं अवंतिका के माँ बाबा राजवीर को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें शशि ने उसके आने की बात आधा सच आधा झूठ मिलाकर पहले ही बता दी थी। आओ बेटा, चलो अंदर आओ। अवंतिका की माँ उसे प्यार से अंदर लेकर गई और उसे बिठाया। अवंतिका और शशि भी वहां थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। मोहल्ले से बुलाए हुए 7 छोटे लड़के भी वहां मौजूद थे, जिनको उन्हें खाना खिलाना था। आंगन में उन सबको बिठाया गया था और वहीं पर शिव जी की मूर्ति और बाकी पूजा की चीजें रखी हुई थी। बच्चों से थोड़ा सा अलग राजवीर के लिए भी बैठने के लिए आसन लगा दिया गया था। अवंतिका, जरा दीपक में घी डाल दो। जी माँ। अपनी माँ के कहने पर अवंतिका ने दीपक में घी डाला, जिसके बाद वसुधा जी ने शिव जी की पूजा अर्चना की और फिर सभी बच्चों के साथ राजवीर को भी तिलक लगाया। इसके बाद उनके साथ में अवंतिका और शशि भी उन लोगों को खाना परोसा। अब तुम लोग खाना शुरू करो। उन्होंने कहा तो राजवीर और बच्चे प्रसाद खाने लगे। शशि, अवंतिका और अवंतिका के बाबा जीवन राम उन सभी को देख रहे थे। राजवीर को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार वो ये सब एंजॉय कर पा रहा था। साथ ही वो लोग उसे इतने प्यार से ट्रीट भी कर रहे थे, इसलिए वो काफी खुश लग रहा था। इस दौरान अवंतिका बार-बार कनखियों से उसे देख रही थी। कुछ देर बाद जब सब खाना खा चुके थे तो बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुम यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अरे इसमें धन्यवाद कैसे अंकल, मुझे खुद भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग कितने प्यार और अपनेपन से खाना खिला रहे थे। अच्छा हुआ जो आपने मुझे इनवाइट किया, वरना मैं तो ये सब मिस ही कर देता। एक्सक्यूज मी, आपको इनवाइट करने मैं आई थी। साथ में अवंतिका जी भी तो थी, बट कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच शशि जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। राजवीर ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोला तो शशि खुश हो गई। वैसे आंटी, ये व्रत आप क्यों करती हैं? आई मीन कोई खास वजह होती है क्या? कोई विश? बेटा, मैं तो बस अपने परिवार की भलाई और अवंतिका की शादी के लिए करती हूँ, ताकि शिव जी की कृपा से इसे ढंग का वर मिले। अरे राजवीर जी, मैंने तो इसको भी बोला था कि ये व्रत कर ले ताकि इसे कोई अच्छा दूल्हा मिल जाए, लेकिन ये है कि शशि फिर बीच में कूद पड़ी, जिस पर राजवीर हंस दिया। हाँ तो तू करती है ना, तुझे तो जैसे मिल ही गया होगा। अरे मुझे तो मिल ही गया है समझो। शशि ने बोलते हुए राजवीर की तरफ देखा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वसुधा जी उसे ही देख रही हैं, तो वो संभलते हुए बोली, मेरा मतलब नहीं मिला है तो मिल ही जाएगा। राजवीर बेटा, ये बहुत मजाकिया है, दोनों ऐसे ही लगी रहती हैं। जी वो तो समझ आ रहा है। मैंने कोई मजाक में नहीं कहा था, मैंने सच में इसको बोला था। मुझे इन सब चीजों में भरोसा नहीं है। मतलब अपने लालच के लिए भगवान की पूजा करना, इसका क्या मतलब हुआ? हमें उसे मानने की बजाय खुद मेहनत करनी चाहिए ना। अवंतिका ने जवाब दिया तो राजवीर ने हाँ में सिर हिलाया। तभी शशि ने फिर अवंतिका को घूरा। अब अच्छे वर को पाने के लिए भला तू क्या मेहनत कर सकती है, कुछ भी बोल रही है। शशि के पूछने पर अवंतिका छिप गई। सब कुछ ईश्वर ही तय करता है बेटा, इसलिए ईश्वर की पूजा तो करनी ही चाहिए ना। अरे तो मैं कब कहती हूँ कि पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ अपने स्वार्थ के लिए करना ये मुझे सही नहीं लगता। खैर जो भी है, सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। ये क्या बात हुई? अच्छा राजवीर बेटा, तुम बताओ, क्या मैं गलत हूँ? नहीं आंटी, आप दोनों ही अपनी जगह पर सही हो। भगवान से कुछ भी मांगना गलत थोड़ी है। दशरथ जी, अर्जुन और भी कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ पाने के लिए ईश्वर की तपस्या की है। सही कह रहे हो बेटा। वैसे तुम्हें या तुम्हारे परिवार को हमारे घर आने से कुछ परेशानी तो नहीं है? वो हम नीची जाति। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे पहले से पता था। वो हवेली से जो मेरे साथ आए थे उन्होंने मना किया था मुझे, लेकिन मैं ये सारी चीजें नहीं मानता। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। कुछ इस अवंतिका को भी समझा दो, ये सुनती ही नहीं है मेरी। बोलती है मामा के कहने पर शादी नहीं करनी, नौकरी करनी है, हम लोगों को सहारा देना है। तुम तो समझदार हो बेटा, इसे भी बोलो शादी कर ले। आंटी मुझे लगता है कि इनका निर्णय सही है। ये पढ़ी लिखी हैं, समझदार है। अगर ये आगे बढ़कर आपके लिए कुछ करना चाहती हैं तो करना चाहिए। अगर ये आप लोगों के बारे में इतना सोचती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा, लड़की तो अपने माँ बाप का सहारा कैसे बन पाएगी? और कब तक? कल को इसे ब्याह कर दूसरे घर जाना ही होगा। इसके लिए बोलती हूँ, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, वैसा चाहिए। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियां तो आज बहुत आगे बढ़ रही हैं, क्या कुछ नहीं करती हैं, प्लेन से लेकर ऑटो तक चलाती हैं। इसलिए आपको तो इनका साथ देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि लड़के ही घर चलाएं, लड़कियां भी चला सकती हैं। आपकी बेटी आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है आंटी। राजवीर ने जब ये सब कहा तो अवंतिका के मन में उसके लिए अपने आप ही इज्जत बढ़ गई। उसे अब समझ आ रहा था कि गांव में सब राजवीर को इतना पसंद क्यों करते थे। लेकिन बेटा, शादी की बात तो नहीं कर सकती ना। तुम्हें लगता है इसके नखरे कोई लड़का उठा पाएगा? आंटी इंडिपेंडेंट होना मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना कोई नखरा नहीं है।
हर किसी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपकी बेटी अगर आपके लिए खड़ी हो रही है, कुछ करना चाहती है, तो आपको तो इस पर फख्र महसूस होना चाहिए। फक्र तो है ही बेटा, हम भी जानते हैं कि ये बहुत काबिल है, लेकिन समाज के नियमों से भी बंधे हुए हैं। ऐसे में ये एक बेटे का फर्ज भला कब तक निभा पाएगी? ये सारे फर्ज निभा लेगी आंटी, बस आप इन्हें बेटे की तरह ही शाबाशी देकर तो देखिए। राजवीर ने समझाया तो अवंतिका ही नहीं, बाकी सबको भी काफी अच्छा लगा। शशि ने राजवीर की तरफ देखकर इशारे से अवंतिका की तरफ भवें उठाई, तो वो हाँ में सिर हिलाती हुई मुस्कुरा दी। पहले जहाँ वो इतना नहीं ध्यान दे रही थी, वहीं अब उसे राजवीर को लेकर अच्छा लग रहा था। तभी राजवीर कुछ गंभीर सा हो गया। अच्छा आंटी अंकल, अगर आप लोग किसी से कुछ जिक्र न करें तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप जवाब देंगे? अचानक से राजवीर सीरियस हो गया था। पता नहीं क्यों सहारनपुर और शिवा से जुड़ी बातें जानने के लिए उसे अवंतिका के माँ बाप सही लग रहे थे। हालांकि कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये सवाल भी कौन रहा था कि क्या वो उसके सवालों के जवाब दे सकेंगे। राजवीर ये सोच ही रहा था कि क्या अवंतिका के मम्मी पापा उसके सवालों के जवाब दे सकेंगे कि तभी उसे अवंतिका के बाबा की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ पूछने वाले थे? पूछ तो लूं, लेकिन कहीं आप किसी से इसके बारे में जिक्र तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं बेटा, भला हम क्यों किसी से जिक्र करेंगे, तुम चिंता मत करो। क्या आप लोग सहारनपुर गांव के बारे में जानते हैं? राजवीर ने गौर से उनके चेहरे देखते हुए सवाल किया, जिस पर जीवन राम जी और वसुधा एक दूसरे को चौंकते हुए देखने लगे। हाँ जानते हैं, यही जंगल के उस पार वाला गाँव ही तो है। राजवीर को तुरंत अपने सपने की याद आ गई, जिसमें वो जंगल पार करके सहारनपुर गया था। अच्छा आंटी, ये शिवा कौन था? आप उसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे? राजवीर ने पूछा तो वो दोनों चौंक गए। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर शिवा के बारे में क्यों पूछ रहा है। वहीं अवंतिका और शशि भी शिवा का नाम सुनकर राजवीर की तरफ देख रही थी। उन्होंने भी ऐसे किसी इंसान के बारे में अब तक कुछ नहीं सुना था। अब वो भी ये सोच रही थी कि राजवीर कौन से शिवा की बात कर रहा है और वो क्या जानना चाहता है। बेटा तुम शिवा के बारे में क्यों जानना चाहते हो? अंकल, मैंने दबी जुबान में शिवा के बारे में यहाँ काफी बातें सुनी है, इसलिए मुझे उसके बारे में जानना है। मुझे ठाकुर फैमिली को लेकर कुछ डाउट हो रहे हैं। आई मीन पास्ट में शायद कुछ बड़े इंसिडेंट हुए हैं जिनके बारे में ये लोग मुझे बताना नहीं चाहते। मेरा मतलब, मैं एक रोज सहारनपुर जा रहा था तो इन्होंने मुझे आगे जाने से रोक लिया, बस इसलिए आप प्लीज बताइए ना शिवा के बारे में। और बेटा क्या ये सही रहेगा? मतलब कहीं इससे तुम्हारे और आरोही के रिश्ते में कोई परेशानी आई तो ठाकुर साहब को ठीक नहीं लगेगा। हाँ बेटा, और वैसे भी शिवा तो अभी जिंदा ही नहीं है, उसकी मौत को तो बरसों बीत चुके हैं। मेरी मानो तो छोड़ो ये सारी बातें और अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो बेटा। उन दोनों ने राजवीर की बात को टालने की कोशिश की। आखिर वो भी जानते थे कि अगर सूरज भान सिंह को पता चला तो उनके ऊपर भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए वो लोग इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप जो कुछ भी बताओगे मैं उसके बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगा। और ये नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इससे मेरे और आरोही के रिश्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी वो पास्ट है और आरोही तो तब होगी भी नहीं, तो मैं उससे रिश्ता क्यों तोड़ूंगा? मैं बस अपने मन में कोई सवाल नहीं रखना चाहता जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम आए। पर फिर भी बेटा, माँ बाबा मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को कुछ मालूम है तो आपको राजवीर जी को बता देना चाहिए। उनका कहना बिल्कुल सही है, अगर कोई रिश्ता धोखे से शुरू होगा या मन में कई सवाल रहेंगे तो उससे आने वाली जिंदगी खराब ही होगी। वैसे भी इन्हें हक है सच जानने का। अवंतिका ने भी राजवीर को सपोर्ट किया। वो इतनी देर से उन लोगों की बातें सुन रही थी और उसे यकीन हो गया था कि जरूर कोई बड़ी बात ही होगी। साथ ही वो ये सच भी जानती थी कि अगर राजवीर के मन में कोई बुराई होती तो वो अवंतिका और शशि के सामने इस बारे में बात नहीं करता। मतलब वो सच में बस जानना ही चाहता था। यही वजह थी कि उसने भी अपनी माँ बाबा को सच बताने के लिए कहा। उसकी बात पर वसुधा और जीवन सोच में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ इशारा किया। बेटा आरोही से तुम्हें शिवा के बारे में क्या पता चला है? यही कि वो सहारनपुर में रहता था और उसके पिता जमींदार करतार सिंह जी हैं। हाँ बेटा, वो करतार सिंह का ही बेटा था। ये बात तब की है जब मैं करीब 22 साल का था। तब शिवा बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र का था और ठाकुर सूरज भान सिंह उससे 5-6 साल बड़े थे। वो एक बहुत अच्छा पहलवान था, मतलब उस जैसा पहलवान आसपास के गांव में नहीं था। हाँ बेटा, मुझे भी याद है। दरअसल उस वक्त शादियां जल्दी हो जाती थी। मेरी और अवंतिका के बाबा की शादी को भी 1.5-2 साल ही हुए थे। राजवीर ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। वहीं अब शशि और अवंतिका को भी इसमें दिलचस्पी होने लगी थी। तुम्हें पता है, शिवा पहला इंसान था जिसने तुम्हारे होने वाले ससुर ठाकुर सूरज भान सिंह का गुरु तोड़ा था। अच्छा हाँ, जितना अच्छा वो कुश्ती में था उतना ही दिखने में भी था। उस वक्त उसके क्या हमारे गांव की लड़कियां भी उस पर मरती थी। सच में माँ, इतना क्रेज था उनका। और नहीं तो क्या, उसके वक्त में जब कुश्ती का मुकाबला हुआ था तो कुंवर सूरज भान सिंह का उत्साह बढ़ाने के लिए उसके पिता ने गांव की औरतों, बच्चों और लड़कियों को उसका नाम लेने के लिए कहा था। लेकिन जब सबने शिवा के दांव पेचों को देखा तो ठाकुर सूरज भान सिंह को भूल गए और सब शिवा शिवा चिल्लाने लगे। हम लोग ये बात भूल ही गए थे कि वो हमारे विरोधी गांव का पहलवान है। तो फिर शिवा की अचानक से मौत कैसे हो गई? क्यों यहाँ कोई उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता? राजवीर ने पूछा तो वहाँ एकदम से चुप्पी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आगे की कहानी बताना उनके लिए भी आसान नहीं था। बेटा वो कहते हैं ना कि सांप को कभी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसको चोट दो तो फिर पूरी तरह से उसका फन कुचलकर उसे मार ही देना चाहिए। कुछ ऐसी ही गलती शिवा से भी हो गई थी, लेकिन अब भी मेरी सलाह ये है कि बात यहीं छोड़ दो, वरना शायद तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अंकल, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप प्लीज बताइए। बेटा तुम्हारा होने वाला ससुर यानी ठाकुर सूरज भान सिंह भी किसी सांप से कम नहीं है। मतलब ये कि जब शिवा ने कुश्ती में कुंवर सूरज भान सिंह को हराया तो वो बौखला गया। वो सामने से तो शिवा को मात नहीं दे सकता था, इसलिए फिर शिवा को खत्म करने के लिए उसने एक ऐसी साजिश रची जिसने दोनों गांवों को हिला कर रख दिया। कैसे साजिश माँ? आखिर सालों पहले यहाँ हुआ क्या था? अवंतिका ने परेशान होकर पूछा। वहाँ सभी के चेहरे बिल्कुल शांत थे। जहाँ राजवीर, शशि और अवंतिका आगे की कहानी जानना चाहते थे, वहीं जीवन और वसुधा के लिए वो सब याद करना भी इतना आसान नहीं था। बताइए ना आंटी, आखिर सूरज भान सिंह ने शिवा के साथ ऐसा क्या किया था जो अभी आप लोगों को सहारनपुर जाने की परमिशन नहीं दी जाती? राजवीर ने अपना सवाल दोहराया ही था कि तभी भड़ाक की आवाज के साथ जोर से दरवाजा खुला। राजवीर ने नजर उठाकर देखा तो दरवाजे पर मौजूद शख्स को देखकर वो चौंक गया। राजवीर अपने सामने आरोही को देखकर चौंक गया। राजवीर को लगा ही नहीं था कि वो उसके पीछे आ जाएगी। राजवीर, तुम अब तक यही हो? कितना टाइम हो गया है? हाँ, वो बात करने लगे थे तो। अच्छा, पर अभी तो हो गई ना बात। चलो अब। अभी तुम चलो, मैं बस अभी आता हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ ही चलोगे। तुम्हें पता है ना, मैंने आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल किया है। प्लीज चलो ना। उसने लगभग राजवीर को पकड़कर खींचा। राजवीर ने एक नजर उन लोगों की तरफ देखा और फिर मन महसूस कर आरोही के साथ चला गया। उसे बुरा लग रहा था कि वो एक बार फिर से शिवा के बारे में पूरी बात नहीं जान पाया था। ये आरोही इतनी चिपकी रही थी, वो थोड़ी देर रुकना चाहता था, फिर भी ऐसे खींच कर ले गई उसे। आरोही का ऐसा बिहेवियर शशि को भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी, तूने खुद कहा कि वो कितना अच्छा है। ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगी। अगर तुझे ऐसा बंदा मिल जाए तो तू तो पूरा दिन उसके पास ही बैठी रहेगी, घर के बाहर भी नहीं निकलने देगी उसको। अवंतिका ने उसे झड़क दिया तो शशि भी मुंह बनाती हुई वहां से चली गई। उस दिन के बाद करीब 5 दिन बीत चुके थे। अघोरी की साधना बस पूरी ही होने वाली थी। काल भैरव मंदिर में मूर्ति के सामने बैठा वो साधना कर रहा था। उसके सामने एक हवन कुंड था जिसमें पिछले 5 दिनों से वो लगातार आहुति दे रहा था। उसके कुछ शिष्य वहीं थे जो लगातार उसके लिए यज्ञ का सामान अवेलेबल करा रहे थे। अघोरी ने मंत्र बोलते हुए अंतिम आहुति दी। हे भैरव, मुझे वो शक्तियां प्रदान कीजिए जिनके लिए मैं आपसे कब से प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे वो शक्तियां प्रदान कीजिए भैरव। उसने तेज आवाज में कहा, जिसके बाद अग्निकुंड से चमकता हुआ सगोला बाहर निकला और अघोरी के भीतर समा गया। भैरव, ये पर्याप्त नहीं है। मैंने इससे भी अधिक के लिए साधना की है जो कि पूर्ण हो चुकी है। अब आपको मुझे वो शक्तियां देनी ही होंगी भैरव। अगले ही पल फिर से एक चमकता हुआ सगोला अग्नि से निकला और उसके त्रिशूल में जाकर समा गया। जिसके बाद अघोरी ने हंसते हुए आंखें खोली। अघोरी ने जैसे ही आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हों। उसके शिष्य उसको ऐसे देखकर दंग रह गए थे।
कल्कि अब तुम्हारा जब मुझसे सामना होगा तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी भी मुझसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं करोगी। तुमने 2 बार मुझे मात दी है और वो हार मुझे अब तक चुभ रही, लेकिन इस बार तुम मेरी दासी बनकर रहोगी। दासी, तुम्हें फिर मेरे साथ वो सब करना होगा जो मैं चाहूंगा। अघोरी की बातें सुनकर उसके शिष्य भी सहम गए। उन्हें भी अब यकीन हो गया था कि अघोरी कल्कि को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। गुरुदेव, तो क्या अब आप सीधे ही कल्कि का सामना करने वाले हैं? कल्कि का सामना तो मैं करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी शक्तियों का परीक्षण करना होगा। परीक्षण? लेकिन किस पर? मल्लेशिका पर। मल्लेशिका? लेकिन गुरुदेव, वो तो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। उसने तो आपको पहले नुकसान भी पहुंचाया है। उसने आप पर इतना खतरनाक वार किया था कि फिर आप 5 दिन तक बेहोश रहे थे। हाँ, वही। उसको मैं पिछले 7 सालों से अपने वश में करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक वो मेरे काबू में नहीं हुई है। और अब समय आ गया है कि वो मेरे नियंत्रण में आए। गुरुदेव, आपको सच में लग रहा है ना कि अब आप उसे वश में कर सकते हैं? कहीं इसके परिणाम और भयानक ना हो? आप किसी और पर भी परीक्षण कर सकते हैं। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इन शक्तियों का परीक्षण उसी पर करूंगा, और अगर वो मेरे काबू में आ गई तो फिर वो कल्कि से लड़ने में भी मेरी मदद करेगी। उसने कहते हुए अपना त्रिशूल उठाया और फिर बिना किसी से कुछ सुने शमशान की तरफ चला गया। वहीं कुसुमनाथ और उसके बाकी शिष्य उसे जाता देख रहे थे। उन्हें अघोरी की चिंता थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो अब किसी की नहीं सुनेगा। इधर जहां अघोरी शमशान की तरफ चला गया था, वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे वो सब याद आ रहा था जो आज अवंतिका की मम्मी पापा ने उसे बताया था। अवंतिका की मम्मी पापा ने मुझे बताया था कि ठाकुर सूरजभान सिंह यानी आरोही के पापा एक सांप के जैसे हैं। मतलब वो बहुत बुरे हैं और उन्होंने शिवा के साथ साजिश की थी। लेकिन वो क्या साजिश थी? कहीं गांव वालों पर जो ये कल्कि नाम की मुसीबत मंडरा रही है उसकी वजह आरोही के पापा तो नहीं? राजवीर के दिमाग में सवाल का तूफान मच चुका था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यही सब सोचते हुए उसकी कब आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। इधर जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, वैसे वैसे शमशान के आसपास का एरिया अघोरी के मंत्रों की आवाज से गूंज रहा था। वो रेत पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक खोपड़ी और एक लंबी हड्डी रखी हुई थी। उस खोपड़ी के ऊपर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। चारों तरफ मनहूसियत फैली हुई थी। अघोरी धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था। अचानक उसने आंखें खोली। मल्लेशिका, मल्लेशिका, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ मल्लेशिका। वो चिल्लाया, लेकिन कहीं कोई हरकत नहीं हुई। ये देखकर अघोरी ने फिर से उसको पुकारा। मल्लेशिका, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, मेरे सामने आओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी पहले जितना ही दुर्बल हूँ, इसलिए तुम नहीं आ रही? उसने एक नजर अपने आसपास देखा। वो अच्छे से जानता था कि मल्लेशिका उसकी आवाज सुन रही है। मल्लेशिका, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे सुन पा रही हो। अब चुपचाप आओ। तुम्हें शायद पता नहीं, अब मैं बहुत शक्तिशाली हो चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। आओ मल्लेशिका, शिवानंद तुम्हें पुकार रहा है। उसके इस बार बोलने पर भी वहाँ कोई हरकत नहीं हुई। ये देखकर अघोरी को बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उसे बुलाना बंद नहीं किया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, या फिर तुम मुझसे डर गई हो? कहीं तुम्हारी शक्तियाँ तो कम नहीं हो गई ना मल्लेशिका? आओ, आओ मेरे पास। वो बार-बार उस चुड़ैल को बुलाया जा रहा था, लेकिन वो कोई भी उत्तर नहीं दे रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी ही शक्तियाँ अब कम हो गई है, इसीलिए तुम मेरे इतना बुलाने पर भी नहीं आ रही? अगर तुम अब भी उतनी ही शक्तिशाली हो तो आओ, ये शिवानंद तुम्हें चुनौती देता है। आओ और आकर मेरे साथ संभोग करो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मैं तुम्हें भोगूंगा और तुम अपनी सभी शक्तियों के साथ मेरी गुलाम बनकर रहोगी। मेरी चुनौती स्वीकार करो मल्लेशिका, आओ। इस बार जैसे ही अघोरी ने संभोग की बात की कि अचानक आसपास के इलाके में हरकत हुई। जहाँ चारों तरफ मरकट सी शांति छाई हुई थी, वहाँ अब पायल की छम छम की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर अघोरी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आओ, आओ मेरी प्रिय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मल्लेशिका। उसने कहा ही था कि तभी